प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल मेथड टू पॉइंट में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपका जो कोड पिछला रह गया था उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे। हाँ, इस वीडियो में आज हम उन क्वेश्चन को देखेंगे। ये 324 FB कोड है शायद, है ना? तो उसको करते हैं हम। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। उसमें हम छठे के कै तक कर चुके थे। अब छठे के ख से हम इस वीडियो में शुरू करेंगे, ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले छठे का ख क्वेश्चन। छठे का ख क्वेश्चन ये कहता है कि अगर निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत न्यूनतमीकरण करना है हमें इसका, है ना? तो आपके पास इसने उद्देश्य फलन z दे रखा है x + 2y, और जो उसने असमीकाएं दी हैं वो असमीकाएं ये हैं, है ना? इन असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर, तो यहाँ पे लिख दीजिए असमीकाओं को असमीकाओं को असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी आपकी पहली समीकरण 2x + y = 3, फिर दूसरी हो जाएगी x + 2y = 6, और तीसरी ये आपके पास x = 0 और y = 0, ठीक है ना? तो आप इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है? इसको मानने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब सबसे पहले आप समीकरण 1 उठाइए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपको, अब ये समीकरण आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है ना? ये समीकरण आपको नंबर लाइन पर ड्रॉ करनी है। अब वो कैसे करेंगे? हाँ, कार्तीय तल में ड्रॉ करनी है। वो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप इसमें x = 0 रख दीजिए। अब पूरा प्रोसेस मैंने पीछे भी बहुत बार करा दिया है ये, ठीक है? आप उसको वहाँ से पूरा प्रोसेस अगर करना चाहते हैं तो वहाँ से कर लीजिए, कि मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें एक टेबल बनाएंगे पहली समीकरण के लिए। अब उसमें एक तो वैल्यू हो जाएगी x की और एक हो जाएगी y की। अब देखिए, आप x की कोई वैल्यू रखिए, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना? आप x की, लेकिन आसान जो मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि x की वैल्यू 0 रख लो। आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 3 मिलेगी। फिर इसी तरह y की वैल्यू 0 रख लो, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू लेकिन यहाँ से 3/2 मिलेगी, 3/2। तो 3/2 ही ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 मान लेंगे इसको ना, है ठीक है? तो आपके पास 2 पॉइंट मिले। एक पहला पॉइंट ये मिला कि 0,3, ये वाला, और दूसरा पॉइंट बी मिला 3/2, 0, ये वाला, ठीक है ना? अब ऐसे ही आपको समीकरण 2 लेनी है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में भी आपको एक बार x = 0 रखना है, एक बार y = 0 रखना है। तो आपको ऐसी एक टेबल मिलेगी वहाँ से भी, और 2 पॉइंट निकाल लो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट बहुत रहते हैं वैसे। आप 3 पॉइंट निकालना चाहते हो, 3 भी निकाल सकते हो। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू मुझे 3 मिलेगी, और y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 6 मिलेगी। x की वैल्यू 6 मिलेगी, ठीक है ना? तो यहाँ से मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे। मान लिया c पॉइंट ये आपका 0,3, और d पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? 6,0 हो जाएगा, ठीक है ना? ये आपके 2 पॉइंट ये मिल गए, ठीक है? अब देखिए, अगर इनको हमें नंबर लाइन कार्तीय तल में ड्रॉ करना है, कार्तीय तल में इनको खींचना है, तो देखिए कैसे खींचते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कार्तीय तल है, ये x समीकरण है, ये y समीकरण है। अब सबसे पहले मैं इन दोनों पॉइंट को देखूंगा कहाँ कहाँ पर है ये। तो अगर मैं देखता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। चलो ठीक है, इतने में मेरा काम हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले 0,3 कहाँ मिलेगा? x की वैल्यू 0 तो y एक्सिस पे मिलती है, तो 1 2 3, 0,3 आपका यहाँ मिला, तो a पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,3। बी पॉइंट है 3/2, यानी 3 का आधा हिस्सा, तो 1.5 हो गया ये। तो एक ये रहा और 1.5 ये रहा, आधे पे मिलेगा यहाँ पर, है ना? तो 3/2 आपका यहाँ पे मिलेगा, 3/2, 0, बी पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। अब आपको इन दोनों पॉइंट को बस मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी है, ठीक है ना? इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी है ऐसे करके। ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। ये लाइन आपकी, मैं इस पे लिख देता हूँ, ये लाइन आपकी पहले वाली है, 2x + y = 3, है ना? ये वाली है 2x + y > 3 की अभी हमने समीकरण ड्रॉ की है, असमीका नहीं, ठीक है ना? अब आगे देखिए, अब जो ये 2 पॉइंट थे इनको मिलाएंगे। 0,3 यही है, यानी सी पॉइंट भी आपका यही है। डी पॉइंट है आपका 6,0, 2 3 4 5 6, यानी 6,0 आपका यहाँ पे बैठता है। ये डी पॉइंट है। अब आप क्या कीजिए, इसको और इसको मिलाइए, ठीक है ना? तो ये आपका यहाँ से ऐसे चला जाएगा, ठीक है? ये मिल गए। अब आपके पास देखो, इसने कहा था कि x 0 से बड़ा होना चाहिए और y भी 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x भी पॉजिटिव रहे और y भी पॉजिटिव रहे, तो आपका पहला क्वाड्रेंट, तो आपको जो सॉल्यूशन देना है वो पहले ही क्वाड्रेंट में देना है, ठीक है ना? तो आपके पास इसमें 3 क्षेत्र बने, सुसंगत क्षेत्र जिनको कहते हैं। एक तो क्षेत्र ये बना, एक क्षेत्र ये बना बीच वाला, और एक क्षेत्र ये बाहर वाला बना। अब मुझे ये देखना है कि ये मेरी जो असमीकाएं हैं, ये कहाँ पर इनका रीजन बैठता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए मेरे पास पहली समीकरण है ये। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर,
ये चेक करने के लिए कि किधर शेड करेंगे मूल बिंदु पर। तो आप इसमें x0 और y0 दोनों रख दीजिए। जब मैं x0 और y0 रखूंगा तो ये 0 आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाएगा, है ना। तो यानी पहली वाली से आ गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब बताइए ये बात सत्य है या असत्य है। तो ये बात तो असत्य हुई। अगर ये बात असत्य है तो फिर मूल बिंदु से दूसरी साइड ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये वाली वो लाइन है। अब अगर ये बात सत्य आती तो मैं इससे मूल बिंदु की तरफ ड्रॉ करता नीचे की साइड, लेकिन ये बात असत्य है तो इसका मतलब इस लाइन से मूल बिंदु के अपोजिट साइड यानी दूसरी साइड मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। दूसरी साइड यानी यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब तीसरी लाइन देखते हैं, ये दूसरी लाइन देखते हैं इस वाली पर। दूसरी लाइन है x+2y। अगर मैं इसमें भी 0 0 रख दूं तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आएगा। ये भी बात असत्य है, यानी ये भी बात गलत है। तो यानी इसके भी मूल बिंदु के दूसरी साइड ड्रॉ की जाएगी, यानी इसके भी अपोजिट यानी ऊपर की साइड। मूल बिंदु इधर है ना और दूसरी साइड, तो यानी इसके भी ऊपर की साइड शेड होगी। तो अब हमें एक ऐसा क्षेत्र ढूंढना है जो कॉमन हो, यानी जो दोनों के ऊपर हो, इसके भी ऊपर हो इसके भी ऊपर हो। अब अगर मैं इस वाले रीजन में शेड कर देता हूं, वो इसके तो ऊपर होगा लेकिन इसके नीचे होगा तो गलत हो जाएगा। हमें तो ऐसा क्षेत्र लेना है जो दोनों के ऊपर हो। तो अगर मैं ये वाला रीजन को शेड कर दूं, इस वाले को देखिए, बाहर वाले को, ये वाला जो है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये वाला रीजन बैठेगा। ये वाला रीजन दोनों के ऊपर है, ठीक है ना, नीचे नहीं जाना, इससे नीचे नहीं जाना, इससे बाहर नहीं जाना, तो ये वाला रीजन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि न्यूनतम बिंदु बताओ, न्यूनतमीकरण करो इसका जेड का, ठीक है। अब मुझे इस पे देखो कितने पॉइंट मिलेंगे, पूरी लाइन है मेरे पास ये। अब हर बिंदु पर इसका न्यूनतमीकरण हो जाएगा, क्योंकि हम तो कॉर्नर पॉइंट, कोने बिंदु देखते हैं ना, तो इसमें तो कोने ही नहीं मिले मुझे, ये तो सारा का सारा बाहर ही जा रहा है, ठीक है। तो मैं इस पे क्या करूंगा, मैं इस पे लिख दूंगा कि फलन, अतः फलन जो होगा, फलन बिंदु ए व बी को, बिंदु ए व बी को, ए व डी को, ऐसे लिख लो, ए व डी को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा पर न्यूनतम होगा। यानी इसका कोई भी पॉइंट आप उठाओगे उन पे सब पे ये न्यूनतम ही होगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ए और डी को मिलाने वाली जो ये रेखा है, इस पे किसी भी बिंदु को आप उठा लो, उस पे हर बिंदु पर ये न्यूनतम ही होगा, ठीक है ना। ये फंक्शन जो होगा, ये आपका जो होगा जेड, ये उद्देश्य फलन इसका न्यूनतम ही होगा हर बिंदु पर, क्योंकि इसमें कॉर्नर पॉइंट हमें मिल नहीं रहे, ठीक है ना। कॉर्नर पॉइंट मतलब एक हम बंद आकृति लेते हैं, इसमें बंद आकृति, बंद तो हुई नहीं अभी आकृति, तो खुली है इधर, तो जब भी खुली होगी ना तब इसी तरीके से होगा, ए व बी को मिलाने वाली रेखा पर ही न्यूनतम होगा ये, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गया क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा ये, है ना। तो देखिए गया क्वेश्चन आपका ही कहता है कि समाकलन 3x + 5 ओवर x³ - x² - x+1 dx, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले के फैक्टर कर सकता हूँ, तो नीचे वाले के फैक्टर कर लो पहले। ये हो जाएगा, इन दोनों में से x² कॉमन लो तो ये बचेगा x - 1, इसमें से -1 कॉमन लो तो ये भी x - 1 dx। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3x + 5 ओवर x - 1 और ये बचेगा x² - 1। अब अगर मैं इसको भी अलग अलग करके लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 5 ओवर x - 1 x+1 लिख सकता हूं, और x - 1 ये पहले से है तो ये क्या आ जाएगा, एक तो x+1 इसका वाला फैक्टर आ जाएगा और एक x - 1 पहले से रखा हुआ, तो x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम आंशिक भिन्न से करेंगे, ठीक है ना। देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको मैं आंशिक भिन्न से जब करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3x + 5 ओवर x+1 और x - 1 का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a/x+1 प्लस, जब ये स्क्वायर हो नीचे वाला तो एक बार तो इसको सिंगल फैक्टर में लिख दो x - 1, फिर एक बार और कांस्टेंट लगा के ये पूरा स्क्वायर में ही लिख दो। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम क्या आएगा, यही आ जाएगा x+1 x - 1 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, x+1 से ये फैक्टर कट गया यानी x - 1 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस b के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, एक x+1 आएगा, एक x - 1 आएगा, फिर c के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, x+1 आएगा, ठीक है ना। और ओवर में इधर क्या बच रहा है, 3x + 5 अपॉन x+1 और ये आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर नीचे वाले से नीचे वाला साफ कर दूं मैं तो ये क्या बचेगा मेरे पास, 3x + 5 = a मल्टीप्लाई बाई x - 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू x+1 x - 1 और प्लस c मल्टीप्लाई बाई x+1, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करना आसान होगा। अब यहाँ से मुझे a b और c की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं, तो देखिए जो ये फैक्टर है ना, ये फैक्टर, ये आपको वैल्यू निकालने में बहुत आसानी
आसानी करेंगे। कैसे? अब अगर मैं एक बार x की वैल्यू 1 रख देता हूँ, x बराबर 1 रखने पर, अब जब इसमें x बराबर 1 रखेंगे तो पूरी इक्वेशन में रखना है हमें 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 3 इंटू 1 यानी 3 और 5 8 हो गया, ये तो इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 जीरो, तो पहला फैक्टर जीरो, यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 ये भी जीरो, तो ये सारा फैक्टर जीरो, तो दूसरा फैक्टर भी जीरो, यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया 2c। तो अगर यहाँ से मैं देखूँ c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 चौके 8 यानी 4 आ गई, c बराबर वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, अब दूसरा फैक्टर देखते हैं। अब +1 वाले में -1 रख दूँ तो ये जीरो होगा, तो x बराबर -1 रख देता हूँ। x बराबर -1 रखूंगा तो ये -3 हो जाएगा, 5 में से 3 गए 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे -1 रखूंगा तो -1 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये हो गया 4a। अब यहाँ पे -1 रखूंगा ये जीरो, तो ये सारा जीरो, तो प्लस ये जीरो हो गया। यहाँ पे -1 रखूंगा ये जीरो, तो ये सारा जीरो, ये भी जीरो हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 2 जा 4, ये 2 अपॉन में जाएगा, तो a की वैल्यू आएगी 1/2। दो वैल्यू निकल गई, ए की निकल गई, सी की निकल गई। अब ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो दोबारा जीरो बना दे कोई वैल्यू रखकर, है ना। तो अब ऐसी कोई आसान सी वैल्यू रख दो। ठीक है, मान लो मैं एक्स बराबर जीरो रख देता हूँ, एक्स बराबर जीरो रख दिया तो ये खत्म हो गया, 5 मिला इधर, तो इधर 5 मिला, यहाँ पे जीरो रख दूंगा तो -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ए की वैल्यू रख दूंगा 1/2, तो ये 1/2 ही रहेगा। प्लस बी तो मेरे पास निकालना ही है मुझे, तो बी रख देता हूँ, यहाँ पे जीरो रखूंगा तो ये 1, यहाँ पे जीरो रखूंगा तो ये -1, तो ये -1 ही इंटू में मिलेगा। प्लस सी इंटू, सी की वैल्यू रख दो 4, सी की वैल्यू रख दी, यहाँ पे जीरो रखा तो ये बन आ गया, बस 4 इंटू 1 1 ही रहेगा। माइनस बी को उधर भेज दूँ, 5 को उधर भेज दूँ, तो ये कितना बचेगा, बी हो जाएगा इधर आगे प्लस, और 5 इधर आगे माइनस होगा, 4 में से 5 घटेंगे -1 बचेगा, 1/2 -1 आएगा, तो ये -1/2 बचेगा। तो आपकी बी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, -1/2, तो बी की वैल्यू हो जाएगी -1/2 आ जाएगी आपकी। ठीक है ना। अब आपकी तीनों वैल्यू आ गई, ए की भी, बी की भी और सी की भी। अब ये तीनों वैल्यू उठा करके आप यहाँ पे रखेंगे, देखिए ये तीनों वैल्यू आप ए बी सी की उठा करके यहाँ रखेंगे, और इसकी जगह ये पूरा यहाँ रख देंगे। ठीक है ना, ऊपर वाले में इसमें रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका, अगर मैं देखूँ इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे की जगह यही तो है ना, ये पूरा, इस पूरे की जगह ये रखेंगे और इनमें ए बी सी का मान रख देंगे। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1/2, अपॉन में मिला x प्लस 1। फिर बी की वैल्यू कितनी है, -1/2, अपॉन में इसके क्या है, x माइनस 1। फिर सी की वैल्यू कितनी है, 4, इसके अपॉन में क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा रख दिया, बाहर आ गया dx। अब इन सब का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसका पहले वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1 dx, फिर -1/2 बाहर, यह आ जाएगा 1/x माइनस 1 dx, फिर 4 बाहर, यह आ जाएगा 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1/2 log x प्लस 1, और ये बचेगा -1/2 log x माइनस 1, 1/x का log x होता है ना, 1/x माइनस 1 का भी log x माइनस 1 होगा, प्लस 4। अब ये 1/ ऐसा है जैसा x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस में 1/x, तो इसको हम लिखेंगे 4 इंटू -1/x माइनस 1, और प्लस में आ जाएगा c। अब देखिए इन दोनों में से अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा log x प्लस 1 माइनस log x माइनस 1। ठीक है ना, और -4/x माइनस 1 प्लस c। ये क्या हो जाएगा, 1/2 log m माइनस n का फॉर्मूला लगा दूं तो log m अपॉन n आ जाएगा। ठीक है ना, मोड में रहेगा, -4/x माइनस 1 और प्लस c, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी है। पार्शियल फ्रैक्शन के यानी आंशिक भिन्न के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब थोड़े से लेंथी ही होंगे, लेकिन होंगे आसान ही, आप उनको इजीली कर पाओगे। मेन काम ए बी सी की वैल्यू निकालना है यहाँ पर, बस ए बी सी की वैल्यू निकलती है आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह क्वेश्चन पर, यह क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आपके पास ए है तो दर्शाइए ये और इसकी सहायता से इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास ए क्या है, ए है आपके पास 3 1 -1 और 2। अब आपको प्रूफ ये करना है कि a² -5a + 7i = 0 हो। तो इसको प्रूफ करने के लिए a² की जरूरत पड़ेगी, तो a² निकालते हैं हम। a² को मैं लिख सकता हूँ a इंटू ए का क्या मतलब है, 3 1 -1 2, और इसकी मल्टीप्लाई इसी में करनी है, 3 1 -1 और 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सब आप जानते ही हैं। पहली रो की पहले कॉलम में करेंगे, 3 3 9 और 1 एकम -1, तो 3 9 -1 कितना हो गया 8। फिर इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 3 एकम 3 2 एकम 2 3 और 2 5, -3 -2 -5 -1 + 4 3, 8 5 -5 और 3 आ गया। ठीक है, बस अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे चाहे लिख दो टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, a² -5a + 7i = 0। ठीक है ना, अब इसमें क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड इसकी उठाओ,
लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख दो। लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर की वैल्यू रखी हमने 8, 5 -5 और 3 माइनस ए के अंदर 5 की मल्टीप्लाई करके रख दो, 5 तिया 15 हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी, -5 होगा, 5 दूनी 10 होगा, ठीक है। प्लस आई तो आप जानते ही हैं 1001, तो उसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 7007 ऐसे आ जाएगा। अब हमें इनको सॉल्व करके 0 0 लाना है, तो देखना जरा आ रहा है क्या। 8 में से 15 गए, माइनस के 7 बचे और प्लस के 7 ये, तो -7 और +7। अब 5 -5 ये तो 0 हो गया और प्लस में एक और 0 है, +0 +0, -5 और +5 ये भी 0 है और अगला भी 0 है, यहाँ पर ये हो गया। 3 -10 -7 बचेंगे और अगला भी +7 है, तो इसका मतलब अगर आप इनको जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा 0 0 0 0, तो ये ओवरऑल 0 मैट्रिक्स हो जाएगी, शून्य आव्यूह, ठीक है। और शून्य आव्यूह आपको प्रूफ करना था, हेंस ये तो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड, है ना। अब आपको क्या करना है, इसकी सहायता से आपको ए इनवर्स भी फाइंड करना है, तो चलिए ए इनवर्स भी फाइंड करते हैं। देखिए ये कैसे होगा, ए स्क्वायर -5a + 7i = 0, इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, आई वाली टर्म को उधर पहुंचा दो सबसे पहले और ए स्क्वायर को लिख लो a × a, -5a आ गया और = -7i आ गया, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, ए इनवर्स की दोनों साइड में गुना कर देंगे, तो ए इनवर्स की हर टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ए, अच्छा राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे सबकी, है ना, ए इनवर्स -5a ए इनवर्स और -7i ए इनवर्स, ठीक है। ये ए इनवर्स तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो a × i -5 × i और ये कितना बचेगा -7 ए इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स की अगर आप i में मल्टीप्लाई करोगे तो स्वयं वही मैट्रिक्स आ जाती है ना, चाहे ए की करो चाहे ए इनवर्स की करो। अब और अगर किसी मैट्रिक्स की उसी के इनवर्स में मल्टीप्लाई करोगे तो आई आ जाएगा, ठीक है। ये दो रीजन हमने यहाँ लिख दिए। अब बस यहाँ से इनवर्स ही तो फाइंड करना है, निकल जाएगा, बस यहाँ पे ए की वैल्यू रख दो, ए की आई में करेंगे तो ए ही आ जाएगा, a माइनस ये 5 रहेगा और इक्वल्स टू आ जाएगा -7 ए इनवर्स, ठीक है। अब a की वैल्यू रख दो यहाँ पर, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है आपके पास 3, 1, -1 और 2, फिर इसमें से 5i मतलब 5005, ये माइनस कर दो और इक्वल्स टू -7 ए इनवर्स लिख दो। ये कितना आ जाएगा, 3 में से 5 गए -2, 1 में से 0 गई 1, -1 -0 -1, 2 -5 -3, ये आपके पास आया और ये -7 यहाँ से अपोन में आ गया, -1/7 और इक्वल्स टू आ गया ए इनवर्स। तो अगर मैं ए इनवर्स देखूँ तो क्या आ जाएगा, 1/7 तो मैं बाहर ही रहने देता हूँ, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 -1 1 और 3, पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे, ये हमारा ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सिद्ध कीजिए दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। बच्चों ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप कहाँ से कर लीजिएगा, 324 FH कोड में ये हमने कराया हुआ है और ये वहाँ पर 5 का 6 है, ठीक है ना। इसको आप वहाँ से कर लीजिएगा, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन कराना है दोबारा फिर, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। आप वहाँ से देख लीजिएगा, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7वें का के, ये भी पहले आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है, 324 BC कोड में आया हुआ है, वहाँ ये 8वें का कै है, इस 8वें का ख है, सॉरी ख, इसको आप वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ख क्वेश्चन पर, और ख क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट देखते हैं। रेखा युग्म दे रखा है ये और ये, इसके मध्य हमें क्या निकालना है, मध्य कोण ज्ञात करना है, मध्य का कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो मध्य कोण निकालना बहुत आसान है, जो उसने रेखा युग्म दे रखा है, दी गई रेखा युग्म क्या दिया है, x + 3/3 बराबर y - 1/5 z + 3/4 तथा x + 1/1 y - 4/1 z - 5/2 की जो ये रेखा युग्म दिया गया है, इसकी तुलना किससे करने पर, x - x1/a1 बराबर y - y1/b1 z - z1/c1 तथा x - x2/a2 y - y2/b2 z - z2/c2 से करने पर, ठीक है ना। यहाँ से कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, a1 हमें सिर्फ a1 b1 c1 चाहिए, x1 y1 z1 नहीं चाहिए, ठीक है ना, मध्य कोण निकालने के लिए। तो a1 क्या हो जाएगा 3, b1 क्या हो जाएगा 5, c1 क्या हो जाएगा 4, इसी तरह a2 क्या हो जाएगा 1,
और B2 क्या हो जाएगा, ये भी 1, और C2 क्या हो जाएगा, ये 2, A2 1, B2 1, C2 2। ये आप डायरेक्ट तभी करोगे जब ऊपर वाले सेम इसी फॉर्म में लिखे हो, x के मल्टीप्लाई में कुछ मत हो, y के मल्टीप्लाई में कुछ ना हो, और z के मल्टीप्लाई में कुछ ना हो, ठीक है ना। इसके जैसी पहली मानक फॉर्म होनी चाहिए। अब इनके बीच का कौन लगाते हैं, ठीक है ना। इसको मैं रेखा 1 मान लेता हूँ, इसको रेखा 2 मान लेता हूँ, ठीक है। रेखा 1 व 2 के मध्य कोण, इसके मध्य कोण का फॉर्मूला क्या होगा, cos थीटा इक्वल्स टू मोड A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये आप सारी वैल्यू रख दोगे तो फिर इसको सॉल्व कर लोगे। A1 A2 क्या हो जाएगा, 3 गुना 1 प्लस 5 गुना 1 प्लस 4 गुना 2 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट लगाओ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 5 8, 8 और 8 16, तो ऊपर तो आ गया 16, और अपॉन में क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 कितने हो गए, 25 और 9 हो गए आपके 34, है ना। 5 और 4 34 हो गए, 34 और 16 कितने हो गए 50, तो ये आ गया आपका अंडर रूट 50, और ये आ गया आपका 4 5 6, ये आ गया रूट 6, इसका मोड। सारे पॉजिटिव हैं, अब मोड हटा भी सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है ना। तो ये कोस थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 16 बटे रूट 50 को आप लिख सकते हैं 5 रूट 2, और 6 को आप लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3, है ना, रूट 2 इंटू रूट 3। अब ये क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 3, ये हो जाएगा रूट 2 की रूट 2 में करेंगे हम, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुना 2 गुना रूट 3, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट 3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे भी कर लेते हैं ताकि इसका परिमेकरण हो जाए। 2 8 16 हो गया, रूट 3 की मल्टीप्लाई कर दी ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। ये हो गया 3 5 3 15, तो ये आ गया 8 रूट 3 बटे 15। तो ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स 8 रूट 3 बटे 15 आ गई, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका इसके बीच का कोण, यह आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चों, 7वें के ख का सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ये और ये हैं, तो इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। वैसे तो ये मैंने कहीं देखा नहीं आपकी बुक में, और ना ही ऐसा कुछ क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लेंगे हम आराम से, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे। आप ट्राइंगल बनाइए, सबसे पहले एक ट्राइंगल हमने बनाया। अब उसने कहा कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक इसने दिए हैं, यानी मध्य बिंदु दिए इसने, इस भुजा का और तीसरी भुजा का। अब मान लीजिए अगर मैं त्रिभुज के शीर्ष ABC मान लेता हूँ, ABC, और त्रिभुज के जो मध्य बिंदु हैं इनको मैं P मान लेता हूँ। मान लीजिए पहला इसने दिया है P 1 5 - 1, दूसरा दिया है उसने कितना 0 4 2 0 4 - 2, इसको मैं मान लेता हूँ PQ, इसको मैं PQ इसको मान लेता हूँ, और इसको मैं R मान लेता हूँ यहाँ से, ये हो जाएगा R हो जाएगा आपका 2 3 4, ठीक, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसके करने के दो तरीके हैं। अब अगर मैं इसको मान लूँ x1 y1 z1, और b को मान लूँ x2 y2 z2, और c को मान लूँ x3 y3 और z3, ठीक है। अब आप इसमें से क्वेश्चन दो तरीके से कर सकते हैं इसको। एक तो ये कि आप इसको मध्य बिंदु मान लें, ये मध्य बिंदु है ना AB का P, तो x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर 1 रख दें, y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर 5 रख दें, z1 प्लस z2 बटे 2 बराबर -1 रख दें। इसी तरीके से इसका x2 प्लस x3 बटे 2 बराबर 0 रख दें, y2 प्लस y3 बटे 2 बराबर 4 रख दें, z2 प्लस z3 बटे 2 बराबर -2 रख दें। इसी तरह इसकी कर लें। यहाँ से आपको कितनी इक्वेशन मिलेंगी, 3 इक्वेशन इसकी, 3 इक्वेशन इसकी, 3 इक्वेशन इसकी, 9 इक्वेशन मिलेंगी। उन 9 इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके आपको x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 तीनों के मान मिल जाएंगे। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी तो मिलेंगे वो, ठीक है ना, और वो इजीली हो जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें एक थ्योरम लगाओ। थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को हम मिला दें, जैसे मैंने इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया,
तो ये जो मिलाने वाली मैंने रेखा खींची पी आर, ये तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी ये जो पी आर है ये बीसी के समांतर होगी। और अगर मैं इन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दूं ऐसे करके, तो तीसरी भुजा बचती है एसी, तो ये एसी के समांतर होगी। और अगर मैं इन दो मध्य बिंदुओं को मिलाता हूं आर को और क्यू को, तो तीसरी भुजा कौन सी बचती है, ये वाली, तो ये वाली जो क्यू आर होगी ये ए बी के समांतर होगी। ठीक है, इतनी बात समझ गया आप। ये तो कहती है थ्योरम। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे माना त्रिभुज के शीर्ष ए x1 y1 z1 b x2 y2 z2 तथा c x3 y3 z3 है। ठीक है, तब अब देखिए, अगर मैं किसी एक त्रिभुज को ले लूं, चतुर्भुज को ले लूं, देखो मेरे पास इसमें 4 चतुर्भुज बनेंगे। एक तो ये वाला ए पी क्यू आर, मैं पहले इसी को ले लेता हूं। ए पी क्यू आर को अगर मैं लेता हूं चतुर्भुज, हम जानते हैं ये जो चतुर्भुज ए पी क्यू आर, ए पी और क्यू आर, ये वाला जो चतुर्भुज बना, अब जब ये वाली इसके समांतर है और ये वाली इसके समांतर है, तो एक चतुर्भुज बन गया। अब चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं चतुर्भुज। देखो मैं आपको एक अलग से डायग्राम बना देता हूं। मान लीजिए आपके पास ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, ये समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया। ये है आपके पास A, ये आपके पास P, ये आपके पास Q, ये आपके पास R। ठीक है, अब इसके जो ये जो मैंने विकर्ण खींच दिए, ये विकर्ण इसको समद्विभाजित करेंगे, एक दूसरे को इक्वल पार्ट पे डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, अगर मैं इसकी बात करूं, P के निर्देशांक मेरे पास है, R के निर्देशांक मेरे पास है, तो इन दोनों से ही मध्य बिंदु निकल जाएगा। ठीक है, मध्य बिंदु निकल गया। और इसके निर्देशांक मेरे पास है, इसके निर्देशांक मेरे पास है, इनके मध्य बिंदु से जो निर्देशांक आएगा और इनके निर्देशांकों से जो मध्य बिंदु आएगा और इनके निर्देशांकों से जो मध्य बिंदु आएगा, वो दोनों बराबर होंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूं, देखिए चतुर्भुज APQR, मैं यहां पे लिखता हूं चतुर्भुज APQR समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये बात थ्योरम बताती है ना। 10वीं या 9वीं क्लास में थ्योरम है एक, वो बताती है कि चतुर्भुज APQR जो है वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। किस वजह से, कि अगर मैं किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाता हूं, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा बनेगी वो तीसरी भुजा के समांतर होगी, उससे त्रिभुज बना मेरा समांतर चतुर्भुज। अब एक थ्योरम मुझे ये भी पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को किस पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यानी ये जो मध्य बिंदु है ये पी आर का भी है और ये ए क्यू का भी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, तो पी आर का मध्य बिंदु बराबर होगा ए क्यू का मध्य बिंदु, इससे आसानी पड़ेगी, है ना। अब देखिए पी आर का मध्य बिंदु क्या होगा, 1 + 2/2, मध्य बिंदु निकालना आता है ना, पहला जोड़ के आधा कर दो, तो 1 + 2/2, चलो मैं लिख देता हूं 1 + 2/2, फिर कोमा, 5 + 3/2, फिर कोमा, -1 + 4/2, -1 + 4/2। ठीक है, ये मध्य बिंदु हो गया। अब ए क्यू का मध्य बिंदु निकालो। ए क्यू का मध्य बिंदु x1 + 0/2, कोमा y1 + 4/2, फिर z1 + -2/2, ये आ गया मध्य बिंदु। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों बराबर हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए बराबर है, तो पहला कोऑर्डिनेट पहले कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। अभी मैं इसको थोड़ा और सोल्व कर लेता हूँ। 2 और 1 3/2 आ जाएगा, और ये 5 और 3 8/2 आ जाएगा, और ये 4 में से 1 गया 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका x1/2 आ गया, ये आपका y1 + 4/2 आ गया, ये आपका z1 - 2/2 आ गया। अब सबको अलग अलग बराबर रख दो। x1/2 बराबर हो गया 3/2, 2 से 2 कट गया, x1 की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब 8/2 बराबर हो गया y1 + 4/2, दूसरा दूसरे के बराबर, 2 से 2 कट गया, 4 इधर माइनस में चला गया, तो y1 की वैल्यू 8 में से 4 गए 4 आ गया। ठीक है, अब z1 की वैल्यू निकालो, ये आ गया 3 बराबर z1 - 2/2, इसके बटे में 2 है, 2 से 2 कट गया, 2 इधर आ गया, तो z1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो आपका एक कोऑर्डिनेट तो ये मिला x1, तब आपका ए क्या हो जाएगा, x1 y1 z1 बराबर, ये हो गया आपका 3 4 5। ठीक है, अब इसी प्रकार आपको दो बिंदु और लेने हैं, इसी तरीके से जैसे हमने चतुर्भुज APQR लिया ना, जिस तरीके से हमने चतुर्भुज APQR लिया,
इसी तरीके से एक चतुर्भुज हमें लेना है PBQR। इसी प्रकार अब ये काम आपको खुद करना है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका PBQR चतुर्भुज तथा चतुर्भुज PBQR तथा एक चतुर्भुज आपका हो जाएगा ये वाला PQCR PQCR PQCR। इनके लिए आपको सेम ही काम करना है, ठीक है ना। और वहां से आपको B व C के निर्देशांक मिल जाएंगे। निर्देशांक ये आपको खुद निकालने हैं, ऐसे ही मत लिख देना, निर्देशांक मिलेंगे, ठीक है। तो आपको वो ढूंढ लेने हैं, ठीक है। तो उनमें से कोई एक जो आएगा, उनमें से कोई एक तो आएगा आपका 1 2 3 और दूसरा जो आएगा वो आएगा -1 6 और -7, ठीक है। एक ही हमारा आ ही गया है। इसी प्रकार आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो आप पहले वाले तरीके से कर लो, अगर आपको ये आसान लगता है तो इस वाले तरीके से कर लो, ठीक है ना। पहले वाले में भी बहुत सारी इक्वेशन बनेगी, उनको सॉल्व करके वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी इच्छा हो ऐसे कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वें का क्या पार्ट देखिए। 8वें का क्या पार्ट ये कह रहा है कि रेखिक समीकरण निकाय को आवी विधि से हल करो, ठीक है ना। तो इसको हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो आपके पास समीकरण निकाय है, सबसे पहले मैं इसको ax बराबर b रूप में लिखूंगा। तो ये कैसे लिखूंगा, 2 - 3 5 3 2 -4 और 1 1 -2, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं x y z और यहाँ पे लिखूंगा मैं ये वाले 11 -5 और -3। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ए का सारणिक निकालना है। ये आपके पास ए है, या आपके पास एक्स है, या आपके पास बी है। ए अवयव है, एक्स भी अवयव है, बी भी अवयव है। ए का सारणिक निकालना है। ए का सारणिक आपका आएगा -1 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब आप एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट में डायरेक्ट निकाल रहा हूं, आपको निकालने का तरीका आता ही होगा और पीछे हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए भी हैं, ठीक है ना। अगर नहीं आता तो आप 324 AX कोड खोलना, 2023 में आया हुआ, मैंने वहां प्रॉपर सारा बिल्कुल A to Z एक एक स्टेप उसमें करा रखा है, आप वहां से उसको कर लीजिएगा। मैच यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये आएगा 0 2 1 -1 -9 और -5 और यहाँ पे 2 बनेगा, 23 बनेगा, 13 बनेगा। ये इसका सैखंडों से बना भी होगा। अब इसका भी ट्रांसपोज लेना है हमें, यानी ये क्या हो जाएगा 0 2 1 -1 -9 -5 और ये हो जाएगा 2 23 और 13, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा एडजॉइंट ए। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स जो होगा वो होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए तो ये आपका हो जाएगा सारा फाइंड करके। देखो ये तो -1 है, तो -1 की बस इसमें गुना करनी है एडजॉइंट ए में। तो ये हो जाएगा 0 1 -2 -2 9 और -23 और ये हो जाएगा -1 5 और -13, ठीक है। ये आपका इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स से आपको क्या निकालना है, देखिए ये जो सबसे शुरू में हमने ax बराबर b लिखा था, ax बराबर b है ना। यहाँ से इस समीकरण से देखेंगे ax बराबर b से अगर मैं x की बात करूँ तो ये a इनवर्स इधर आ जाएगा और b यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए x आपके पास क्या होगा, आपके पास x है x y z और a इनवर्स आपके पास ये पूरी मैट्रिक्स है ही 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 और -13, ठीक है। और ये आ जाएगा इसके इंटू में b आपके पास क्या है 11 -5 और -3, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो यहाँ से आपके पास आएगा 1, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ये आएगा 2, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे ये आएगा 3, ठीक है। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3, ठीक है बच्चों। ये कैलकुलेशन आपको खुद कर लेनी है, ठीक है। मैं वीडियो जल्दी बनाने के लिए इस वजह से मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये आसान है, प्रोसेस आपको पता ही है कैसे होना है, सब कैलकुलेशन है वो आपकी हो जाएगी। चेक यहाँ से कर लीजिएगा आपके ठीक है या नहीं है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेम ही दे रखा है इसने, है ना। देखिए इनसे जो मैट्रिक्स बनी है ये 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, देखिए यही दे रखी है इसने सेम, इसका इन्वर्स ही निकालना है। तो ये सेम है आपका प्रोसेस, यहाँ तक ये सेम प्रोसेस है। इसी तरीके से इतना करके बस छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। वैसे भी इनमें से कोई एक ही करोगे आप वहां पर, तो है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में आप सेम इनवर्स यहाँ तक निकाल देना, ठीक है ना। तो 8वें का ख आपको 8वें के क के जैसा ही हो जाएगा, ठीक है। अब 9वें का क और 9वें का ख बचता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ कहाँ आए हुए हैं, ठीक है ना। तो देखिए 9वें का क जो है, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। ये जो 9 का क जो है, 9 का क ये कहाँ आएगा, ये कहाँ आया हुआ है, पहले ही आया हुआ है ये आप कीजिएगा 324 AX कोड में जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां पे ये 8वें का क है, 8वें का क, ठीक है। इसी तरीके से 9वें का ख जो है, 9वें का ख ये 324 FG कोड में आपको मिलेगा, वहां पे ये 9वें का क है, ठीक है, 9वें का क। लिंक इन सब की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप इनको वहां से कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों।
उम्मीद करता हूँ आप सब कुछ समझ गए होंगे अच्छे से। देखिए 90 का कै ये है और 90 का ख ये है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कहाँ आएंगे, 324 AX में 8वें का कै है और ख जो है 324 FG में 90 का कै है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप इनको कर लेना, ठीक है ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वीडियो में भी लेट हो गया हूँ मैं, और ये वीडियो भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको ये मैं सॉल्यूशन में पहले करा चुका हूँ, इस वजह से मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।